गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सिस पे हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो वैल्यू थी ट्वाइस kp अपॉन r3। ट्वाइस kp अपॉन r3 है। b क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और r क्या थी? एक्सिस, मतलब डाइपोल के सेंटर से एक्सिस पे जो पॉइंट लिया हुआ था वो वाले डिस्टेंस थे। ठीक है, आज हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। इसमें क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करो कि आपके पास सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB। A पे चार्ज आपने -q कंसीडर कर लिया, B पे चार्ज आपने +q कंसीडर कर लिया, और बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है उसको आपने कितना कंसीडर कर लिया? ट्वाइस a। इसी को तो अपन डाइपोल बोल रहे हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज ऑपोजिट वाले की इफेक्टिव लेंथ तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी इक्वेटोरियल लाइन मतलब इसका सेंटर O है, इसका सेंटर कितना मान लिया? O। ये वाला डिस्टेंस स्मॉल a, ये वाला भी स्मॉल a, ट्वाइस है ना टोटल, तो ये भी a और ये भी। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके सपोज यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, यहां पे मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, स्मॉल r डिस्टेंस। ये वाला एंगल कितना मान लिया? 90 डिग्री, और ये वाला भी कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। अब मुझे P पे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा? यहां पे एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना, +1। टेस्ट चार्ज कितना मान लिया? +1, जो जनरली अपन Q0 से डिनोट कर लेते हैं, +1 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया जाएगा और इस पॉइंट चार्ज की वजह से, क्योंकि आपके पास दो ही चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे और उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? ये वाला डिस्टेंस, ऐसे मुझे इधर वाले डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। सपोज मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि ये सपोज L है, तो क्या ये भी L होगी? ध्यान से देखो, ये A, ये R, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल, दोनों ट्रायंगल का, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, सारी साइड और सारे एंगल इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं -q की वजह से लिखेंगे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस है ये माइनस, तो ये क्या करेगा अपनी तरफ? इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। मैं उसको ये वेक्टर से डिनोट करता हूं, मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A, ड्यू टू पॉइंट A। बताओ क्या लिखा जाएगा? कि ये वेक्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज kq/r² होता है। चार्ज कितना है? q। माइनस नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस लिखा जाता है, माइनस तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? kq अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितनी है बेटा? L, इसको क्या लिख देंगे हम? L²। डायरेक्शन क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिख लो P2A। डायरेक्शन क्या हो गई आपकी? P2A, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम नेक्स्ट इस +2 की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस प्लस में रिपल्सन के इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा जिधर फोर्स लगेगा, बिल्कुल उधर ही होगा। क्या मैं इसको EB वेक्टर से डिनोट कर लूं बेटा? EB वेक्टर। तो पॉइंट क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B, पॉइंट B पे जो चार्ज रखा हुआ +2 उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा बेटा? EB वेक्टर इक्वल्स टू kq, चार्ज अपना ही है q, अपॉन बीच की डिस्टेंस भी आपकी क्या है? L, तो L²। डायरेक्शन क्या लिखोगे? B2P, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो बेटा, आपके पास P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो वैल्यूज कैलकुलेट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एक इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में। आपको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो या तो आपको ये बीच का एंगल पता हो, ये टोटल एंगल पता हो, तो हम डायरेक्ट वेक्टर एडिशन कर सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम रूल। आपके पास फॉर्मूला हुआ करता था √a² + b² + 2ab cos θ, उससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, क्या हम दोनों के कंपोनेंट लिख लें, इन दोनों के हम क्या लिख लें? कंपोनेंट लिख लें, और कंपोनेंट लिखने के बाद हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें। कंपोनेंट वाला मेथड ज्यादा इजी होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर
ई ए साइन थीटा। क्या कंपोनेंट अच्छे से क्लियर हो गए बेटा? कोई समस्या है? नहीं। अब ध्यान से देखा जाए तो ये वेक्टर और ईबी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, k/l², k/l²। since magnitude of EA vector equals to magnitude of EB vector, magnitude of EA vector equal to magnitude of EB vector। पक्का सही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि चार्जेस सेम थे और बीच की डिस्टेंस सेम थी। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो EB sin थीटा और EA sin थीटा भी इक्वल होंगे। भाई EB और EA इक्वल है तो sin थीटा sin थीटा भी सेम थे, तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हुई? देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ EA वेक्टर एंड EB वेक्टर आर इक्वल बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, सो these are cancelled to each other। पक्का समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे सो वर्टिकल कंपोनेंट of EA vector and EB vector, vertical components of EA vector and EB vector are equal in magnitude, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं इतना लिखने की जरूरत नहीं, are equal but direction is opposite, so they cancel to each other। but horizontal component horizontal components are in same direction, so they added up। ध्यान से horizontal component जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में EB cos थीटा EA cos थीटा, तो ये क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? EP वेक्टर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा बेटा? EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। डायरेक्शन क्या है? B2A। डायरेक्शन क्या लिखोगे बेटा? B2A। अब आपको पता है ए और EB का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? EP वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस EA cos थीटा, डायरेक्शन B2A। मुझे EA का मैग्नीट्यूड पता है, ये रहा। मुझे cos थीटा का वैल्यू पता है, मैं इस ट्रायंगल से cos थीटा भी सॉल्व कर सकता हूं। मैं इस ट्रायंगल से cos थीटा भी सॉल्व कर सकता हूं। देखो ध्यान से, यूजिंग ट्रायंगल cos थीटा और L की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग ट्रायंगल ATO। बताओ cos थीटा क्या होगा? B/H। B क्या होगा बेटा आपका? AO। H आपका होगा AP, स्मॉल a/L। इसको आप इक्वेशन नंबर डालना चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 2 इसको 3 डाल सकते हो, ये आपकी फॉर्म होगी। cos थीटा के लिए क्या लिखोगे? A/L। इसी तरह से अगर मैं L सॉल्व करना चाहूं तो इस वाले ट्रायंगल में ही पाइथागोरस लगा लो। L² = A² + R²। देन L कितना हो गया? A² + R² की पावर 1/2। इक्वेशन नंबर 3। आप थर्ड में फोर्थ फिर से वैल्यू पुट करो यूजिंग इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। आप थर्ड में फोर्थ फिर से वैल्यू पुट करोगे, देन EP वेक्टर कितना आएगा बेटा? ट्वाइस EA। ये की जगह लिखा जाएगा KQ/L², cos थीटा की जगह A/L। L² × L3 Q × 2A। आपका P वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है सिंस Q × 2A। आप क्या लिखते हो बार-बार? मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। देन EP वेक्टर कितना हो गया बेटा? EP
वेक्टर के q into 2a को p वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो k p वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन l क्यूब। l क्यूब की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लो, l की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो ep वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, ep वेक्टर इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगी k p वेक्टर अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन बोलो बेटा, डायरेक्शन किधर है, आपकी डायरेक्शन वही चल रही है b to a, ध्यान से देखो b to a और p वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है बेटा, a to b माइनस 2 to प्लस 2। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मैं ये वाली लाइन नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं tp वेक्टर इक्वल्स टू माइनस kp वेक्टर अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन कैलकुलेट हुआ, माइनस kp वेक्टर अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें कोई स्पेशल केस, if r is greater than small a, r की वैल्यू a से बहुत बड़ी हो, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस को जाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, उस केस में हम a को क्या कर लेंगे, जहां ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है उस केस में a को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ep वेक्टर कितना आया बेटा, ep वेक्टर की वैल्यू आई माइनस kp वेक्टर अपॉन 0 प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर की पावर 3/2 तो से कैंसिल r क्यूब, यही वैल्यू है। ये इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हुआ माइनस kp अपॉन r क्यूब। एक्सिस पे आपकी वैल्यू थी ट्वाइस kp अपॉन r क्यूब, उसमें प्लस आया था इसमें माइनस आया, इसका मतलब एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा -2 to +2 होती है, और इक्वेटोरियल वाले केस में हमेशा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है +2 to -2, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहूं कि e एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डबल हो, इक्वेटोरियल पे देखो kp अपॉन r क्यूब उस पे होता है ट्वाइस kp, तो ये वाली वैल्यू हाफ है उसकी, मतलब एक्सिस पे डबल होती है, ट्वाइस e वेक्टर इक्वेटोरियल क्या डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है तो माइनस है, e एक्सिस इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस e इक्वेटोरियल, पक्का। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक्सिस वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये रिलेशन है। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना होता है तो माइनस नहीं लिखा जाता। तो ये हमने एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, वैल्यू याद रखिए kp अपॉन r क्यूब, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो माइनस kp अपॉन r क्यूब, वेयर p वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, r क्या है, कितनी डिस्टेंस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ, और अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है टॉर्क। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पे टॉर्क और उस पे फोर्स कितना लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आसान टॉपिक है, इजी है, और ये वाली चीजें हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी करेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर चुंबकत्व में भी ये वाली सब चीजें हम पढ़ेंगे, चुंबकत्व में भी ये वाली सब चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका टॉर्क, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत आसान है, तो उस केस को बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मैं कंसीडर कर लेता हूं, सपोज मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूं, इसकी जो लेंथ है ना वो इक्वल लेनी है, बीच की जो स्पेसिंग है वो भी सेम लेनी है, और डायरेक्शन भी आपको चेंज नहीं करनी। इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, जैसे आपने इस बोर्ड पे आपने ड्रॉ किया, इतने एरिया के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, किसी भी पॉइंट पे चेक करना, कहीं भी लेफ्ट टू राइट हो, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब जगह सेम होगा। इसमें मैंने डाइपोल जो है वो थीटा एंगल पे रख दिया, कितने एंगल पे रख दिया बेटा, थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया।
इसको आपने A पॉइंट से डिनोट कर दिया, इसको आपने B पॉइंट से डिनोट कर दिया। यहाँ जो चार्ज था उसको आपने -2 कंसीडर कर लिया, ये वाला चार्ज जो है वो आपका +2 कंसीडर हो गया। जो इफेक्टिव लेंथ है उसको आपने ट्वाइस ही मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इससे फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि इस पे नेट फोर्स कितना लगता है। ठीक है, नेट फोर्स की बात करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे चार्ज कितना है +2। अगर किसी +2 चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी वैल्यू होती है F=QE। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने डिफाइन करी थी तो E=F/Q लिखा है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने वो डिस्कस कर लिया था। तो अगर मैं इस पे +2 पे फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। पहली बात मैंने उसको F1 वेक्टर से डिनोट किया, क्या उसकी वैल्यू QE होगा भाई, E=F1Q तो F=QE। तो F1 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, Q वेक्टर E वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जिधर फोर्स लगता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पे। अब हम इस -q की बात करें तो इसके लिए भी फॉर्मूला है कि -QE होगा, QE होगा तो माइनस, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ F2 वेक्टर जो है उसकी वैल्यू होगी -QE। अगर चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि F2 और E की डायरेक्शन ऑपोजिट है। देन Fnet बताओ, Fnet कितना होगा इस केस में, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या लिखोगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 की वैल्यू कितना है बेटा, QE वेक्टर, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, -QE, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, QE वेक्टर। क्या डिफरेंस 0 आया, Fnet 0 होता है। इस केस में Fnet कितना है बेटा आपके पास, 0। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो उस पे नेट फोर्स हमेशा कितना लगता है बेटा, 0 लगता है। नेट फोर्स कितना लगता है, 0, क्योंकि +q पे जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, -2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगता है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा बेटा, 0। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इस नेट फोर्स 0 होने से क्या पता चला आपको, सोच के देखो। अगर इस डाइपोल पे नेट फोर्स, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है, नो, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं जाएगा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं जाएगा, मतलब इधर उधर मोशन नहीं करेगा, या तो इस तरफ आएगा ना उस तरफ जाएगा। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन, इससे ये पता चला कि इस डाइपोल का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ये जहां है वहीं रहेगा। बट एक चीज है, ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं हो रहा सर, आपने बोला सही है कि भाई जितना फोर्स इधर लगा उतना फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रांसलेटरी मोशन 0, ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। बट ये घूम सकता है, ये रोटेट करेगा ड्यू टू टॉर्क। अब ये टॉर्क कहां से लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखो एक तो लेक्चर पहले आपने फोर्स लाइंस पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस पढ़ी, +2 से बाहर निकलती है, -2 पे एंटर होती है, क्या ऑपोजिट। फोर्स लाइंस आर डिफरेंट, फोर्स लाइन डिफरेंस है तो इस पे टॉर्क लगेगा, ठीक है, इस पे क्या लगेगा, टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से क्या कर सकता है, रोटेट। हम लिखेंगे फोर्स लाइंस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल are different, so there will be a torque produced in it, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइडल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइडल फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, चाहे इसका ले लो चाहे QE, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स लाइंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाली, इसको मैं C से डिनोट करता हूँ। ये आपका थीटा एंगल पे रखा हुआ था, ये 90 डिग्री है, मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको यही कैलकुलेट कर लेता हूँ। टॉर्क, इसको टॉ से डिनोट करते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स 2e, चाहे ये ले लो चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लो 2e होगा, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी BC। अब ध्यान से देखो आपके पास जो ट्रायंगल है ABC, यूजिंग ट्रायंगल ABC, बताओ sin थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि परपेंडिकुलर पर कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज पता है, sin थीटा क्या होगा बेटा BC अपॉन AB, देन BC इक्वल्स टू AB की वैल्यू है ट्वाइस A sin थीटा, और ये BC जो है वो आप यहां पुट कर दो, तो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आपके पास 2e इनटू ट्वाइस A sin थीटा, Q इनटू 2A, सिंस Q इनटू 2A क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, तो टॉ कितना हो गया PE sin थीटा, टॉ का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास निकल के आया PE sin थीटा। पक्का समझ में आया? PB एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, और EB क्या है वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ sin थीटा तब आता है जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अपन क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो टॉ वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E, आपको पता है टॉ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉ हमने लेवल क्लास में पढ़ा ना, रोटेशन वाले चैप्टर में तो हमने बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है घुमाने वाले फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, रोटेशन वाले केस में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं टॉर्क, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या मैं इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग राइट हैंड रूल, यूजिंग राइट हैंड रूल। बात बताओ P वेक्टर की डायरेक्शन -2 से प्लस होगी, P वेक्टर की डायरेक्शन -2 से प्लस होगी, राइट हैंड रूल क्या कहता है पहले वाले वेक्टर की फॉर्म जो है उसकी साइड में आपकी अंगुलियां दूसरे की फॉर्म तरफ मुड़नी चाहिए, हम क्या बताना है रिजल्टिंग वेक्टर की डायरेक्शन, टॉप की डायरेक्शन P क्रॉस E, P की डायरेक्शन में अंगुलियां रखी, की डायरेक्शन मुड़ी तो हम किधर है अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनवर्ट, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको -2 ले लूं और इसको प्लस में ले लूं तो आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन करना बहुत इजी है, हम सीख चुके। तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गई टॉर्क की इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ स्पेशल केसेस देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेता हूं या 180 डिग्री लेता हूं, 0 डिग्री या 180 मतलब समझे, ये जो डायपोल है वो ऐसे रखा है E की डायरेक्शन में, अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, 0 डिग्री और 180 डिग्री है तो कितना होगा PE sin 0 और 180, sin 0 की वैल्यू 0 तो कितना हो गया बेटा 0। क्या इस केस में ये घूमेगा रोटेट नहीं करेगा, टॉर्क क्या होगा इस केस में 0। जब ये थीटा 0 डिग्री पे रखा हो तो इस केस में टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा तो रोटेट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन, स्टेबल कंडीशन हो गई, स्टेबल हो गई, स्टेबल कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरा केस जब थीटा जो है when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन टॉ कितना होगा बेटा PE sin 90, PE sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, इस केस में टॉ क्या होगा बेटा मैक्सिमम, कितना होगा उसका वैल्यू P,